नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, इसीलिए मैं आपको लव यू कहता हूं। और प्रियंका गांधी ने बताया कि पिछले 10 साल में हमने किस तरह से विभाजनकारी राजनीति में वृद्धि देखी है, जहां सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, भय और अविश्वास पैदा करने के लिए विभाजित करने की पूरी साजिश रची है। क्या ये दोनों सही कह रहे हैं? उधर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस देश को तोड़ने और कमजोर करने वालों के साथ खड़ी होती है और वो देश को तोड़ना चाहती है, वो देश को कमजोर करना चाहती है। दोनों बातें बहुत अहम है। लेकिन एक तीसरी बात राहुल गांधी कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को जोड़ने वाले संविधान को खत्म करने की साजिश रचती है। इस देश के लोगों में समरसता स्थापित करने वाले संविधान को खत्म करना चाहती है। वह भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को कमजोर करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, जो आपको हक देता है, आपको मजबूत करता है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और इस देश के वंचित वर्ग को एक ताकत देता है। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को छीनने का काम करती है, छीन रही है। अब इतनी बातें मैंने बताई, तो कौन छीन रहा है, कौन नहीं छीन रहा है, क्या सच है और क्या विभाजनकारी यह सारी चीजें चल रही। तो पहली एक घटना से जिक्र करता हूं। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक आपने देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी कभी नहीं सुना होगा, तब इंडियन जो सिविल सर्विसेज होता था, आईसीएस, उसके किसी अफसर ने कोई इस तरह का काम किया हो कि वो समुदायों को बांटने का काम कर रहा हो, उन्हें तोड़ने का काम कर रहा हो, नहीं किया था। देश की आजादी के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी अब सीधे प्रधानमंत्री बनने के बाद चंद सालों से तमाम राज्यों के डीएम से, तमाम राज्यों के आईपीएस ऑफिसर्स से सबसे सीधे मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें सीधे डायरेक्शंस दे रहे हैं और उनकी आरएसएस को उन्होंने तमाम सेवारत लोगों के साथ में लगा दिया है कि उनके साथ काम करिए, तो यह अब अपराध नहीं है। तो आप इससे समझ लीजिए, जब यह किया गया तो होता क्या है और कैसे जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि एक विभाजन की राजनीति की जा रही है, तो वो राजनीति में कैसे इस देश के आईएएस, आईपीएस और दूसरे अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे वो उनके नफरत के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा सबूत और उदाहरण मिला, और वो मिला केरल में। केरल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों बहुत प्यार से रहते हैं, मजबूती के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथी बन के रहते हैं। शायद यही वजह है कि केरल की शिक्षा सबसे अच्छी है, केरल की चिकित्सा सबसे अच्छी है और केरल में समृद्धि सबसे अच्छी है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसान यदि फायदे में होता है तो वो केरल का होता है, और वहां लोग बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, सहज जीवन जीते हैं।
वहां आरएसएस की करीब 6000 शाखाएं चलती हैं, मगर वो नफरत फैलाने के सारी कोशिशों के बावजूद अब तक पहली बार सफल हुए जो एक सांसद वो जिता सके, वो भी इसलिए क्योंकि वो वहां का फिल्म स्टार। तो आप समझ गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आईएएस अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई पीढ़ी जो आईएएस अफसरों की आई है वो बहुतायत में मूर्खों की या कहेंगे दिमाग से ऐसे लोगों की आ गई है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत, पैसा, सत्ता और इसी के लिए जी रहे हैं। सेवा का कहीं भाव नहीं है, जबकि संविधान जिसके तहत वो लोक सेवक बनते हैं वो उन्हें हक देता है, इस स्तर का अधिकार देता है कि आप आम वर्ग से आ रहे हैं, जनता की सेवा कीजिए। तो वहां के गोपाल कृष्णन और एन प्रशांत, दो आईएएस अफसर व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने वाला ग्रुप चला रहे और उस ग्रुप से वो जहर परोसा जा रहा था कि जिससे पूरी नफरत का माहौल बने और जो केरल तमाम आरएसएस की कोशिशें फेल हो चुकी हैं, बीजेपी की कोशिशें फेल हो चुकी हैं, उसे सफल करें और इसके लिए सारा काम करें। जब यह पकड़ा गया तो उन्होंने कहा उनका फोन हैक हो गया। जब साइबर सेल ने और सबने इसकी जांच करी, व्हाट्सएप से इसका पूरा रिकॉर्ड लिया गया, तो पता चला वो कभी फोन हैक ही नहीं हुए। ये अफसर खुद ही यह काम कर रहे थे, स्वेच्छा से कर रहे थे और निर्देश पर कर रहे थे। यानी नफरत फैलाने का यह खेल है। इसलिए प्रियंका गांधी ने जो कहा वो बात सही साबित होती। अब आइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर करती है देश को, उनके साथ खड़ी होती है, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती। तो भारत को सबसे मजबूत जो बनाया वो कांग्रेस ने बनाया। भारत नाम का कोई देश नहीं था, टुकड़ों में बटी हुई रियासतें थी, अंग्रेजी सत्ता उस पर, इंडिया नाम का कंट्री था, उस पर राज कर रही थी और अंग्रेजी हुकूमत जिस पर राज कर रही थी वो रियासतों के साथ में मिलके था, रियासतों को हक थे और अंग्रेजों ने उन्हें अय्याश बना दिया था। अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया और देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई। 565 रियासतों को जोड़ करके किस तरह से भारत देश बनाया गया, वह देश बनाया गया जिसका ख्वाब देखा गया था। हालांकि उसमें तमाम रियासतें, तमाम नेता धर्म के आधार पर भारत से अलग जाना चाहते थे और यह द्विराष्ट्र सिद्धांत सावरकर ने पास किया था अपने सम्मेलन में। यही सिद्धांत जिन्ना ने पास किया था, तो आप समझ सकते हैं मुस्लिम लीग ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और की जो मातृ संगठन है वो आरएसएस के लोग और मुस्लिम लीग के लोग मिल करके सरकारें चलाते थे, सत्ता के लिए यह भी करते थे। यानी जो तोड़ने वाले हैं उन्हीं के साथ मिलके सत्ता कैसे हासिल की जाए इसके लिए करते। बहरहाल पंडित नेहरू ने जोड़ने का काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, बावजूद इसके पंडित नेहरू ने उन्हें अपने सदस्य का इस्तीफा दिला करके संविधान सभा में शामिल किया और मंत्री बनाया, साथ ही उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया और संविधान की में जिम्मेदारी सौंपी। जो संविधान बना उसमें आरक्षण की व्यवस्था करने की बात पंडित नेहरू ने तब कही जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
और यह बात पंडित मोतीलाल नेहरू से आई थी, जो मोतीलाल नेहरू ने 1935 में कही थी। तो अब आप समझ सकते हैं, संविधान का मसौदा पंडित मोतीलाल नेहरू ने तब बना दिया था और उसी मसौदे पर संविधान सभा बनी थी और उसने ये किया। फिर हर राज्य, हर क्षेत्र को स्वेच्छा से, खुशी के साथ भारत का हिस्सा बनने के लिए, करने के लिए संविधान में सबके लिए एक व्यवस्था की गई। हर एक की कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, हर चीज का ख्याल रखा गया। तब यह देश एक सूत्र में बना। और फिर चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे चीन से युद्ध हो, या किसी से भी दुनिया की कूटनीतिक बातें हो, उन सब में कांग्रेस ने भारत को इतना मजबूत किया। इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी, इन्होंने इतना मजबूत किया कि किसी की हिम्मत नहीं रह गई कि भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। वही तो राहुल गांधी उसी के लिए मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, यानी लव यू शब्द कह के हम अपने साथी को प्यार से जोड़ें। तो ये जोड़ने की है, लेकिन तोड़ने वाले कौन है? ये है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का वो चलवाएंगे। हरियाणा में इन्होंने जाट और गैर जाट के इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। इसी तरीके से तमाम जगह कहीं पर खालिस्तानी और हिंदुस्तानी करके बनाते हैं, पंजाब में जाकर के। इसी तरीके से कहीं ईसाइयों से नॉर्थ ईस्ट में और सबसे लड़ने का काम करते हैं। मणिपुर आपके सामने है। तो कौन बांट रहा है, कौन तोड़ रहा है, ये देखिए। और देश का भविष्य बर्बाद करने, आरक्षण छीनने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उसने जिस तरह से लिटरल एंट्री, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्तियां, जिस तरीके से ठेका पद्धति और ये सब के जरिए काम का सिलसिला शुरू हुआ, तो रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा तो पक्की नौकरी देनी नहीं। शायद यही वजह है कि आरओ जिसका पेपर लीक किया था, यही मोदी और योगी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, उसमें जब दोबारा परीक्षा होने जा रही तो फिर गड़बड़ करने की साजिश रची गई। एक ही परीक्षा 2 दिन में कराई जाए। क्यों? पहले एक परीक्षा एक ही दिन में होती थी, क्योंकि 2 पेपर तो नहीं किए गए, तो आपको कैसे करानी है। लेकिन साहब उसमें साजिश रची गई। आज हजारों हजार स्टूडेंट, युवा अभ्यर्थी आज उस इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कभी कहा जाता था इलाहाबाद को पूरब का ऑक्सफोर्ड, यानी इतना योग्य था। वहां से सदैव सिविल सर्विसेज में इतने ज्यादा लोग निकलते थे, लेकिन आज उसी इलाहाबाद को इतना बर्बाद कर दिया गया है कि वहां से बच्चे कोई काबिल निकल पाए, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही, बल्कि उनके भविष्य को खत्म कैसे किया जाए, इसका काम चल रहा है। तो आप इससे समझ लीजिए, नफरत के खेल का उदाहरण भी समझ लीजिए। जिस तरीके से गुल फिसा फातिमा है, जो 4 साल से बगैर किसी अपराध के, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रायल ही नहीं हो रहा है, वो जेल में, तिहाड़ में बंद है। उन्होंने वो प्रदर्शन किया था, इसलिए जेल में बंद है। उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तक करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है आप फिर से वापस जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हम सुनेंगे ही नहीं। तो जमानत के हक की बात करते थे चंद्रचूड़, और जमानत का हक किन्हें है? सिर्फ एक संप्रदाय के कुछ लोगों को, वो भी प्रिविलेज्ड लोगों को, आम आदमी को नहीं। यानी जमानत मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल को 2-2 बार, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगी। वो जेल में रहेंगे। उनको चुनाव के लिए यही संजीव खन्ना जमानत नहीं देगा, लेकिन इन्हें दे देगा। और
फातिमा को, गुलफिसा फातिमा को जमानत पर सुनवाई को भी बेला एम त्रिवेदी और सतीश शर्मा राजी नहीं होंगे। तो दोनों मनुवादी कौन है यह भी जान लीजिए। नरेंद्र मोदी जिन दिनों मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो उनकी जो है सचिव होती थी लीगल के मामले में, और इसी तरीके से सतीश शर्मा आरएसएस के व्यक्ति हैं, भाजपा से जुड़े हुए थे, दिल्ली के ही हैं। तो आप इससे समझिए यह खेल है। तो कौन बांटने का काम कर रहा है, तोड़ने का काम कर रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। इससे समझ सकते हैं कि जब चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है झारखंड में, और उस वक्त में किस तरह से एक साजिश रची जाती है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 17 जगह पर ईडी के छापे पड़ते हैं, उस वक्त में पड़ते हैं जिस वक्त में मतदान हो रहा, और उसके बाद में कहा जाता है हमने चंद देह व्यापार से जुड़ी हुई लड़कियां पकड़ी हैं, उनको बांग्लादेश के बॉर्डर से किस तरह से फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और सबके जरिए यहां लाया गया है। तो साहब जहां लाया गया है और सब किया गया है, तो उस सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ होती है, वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के अंडर में है। सेना होती है, वो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के अंडर में है। पासपोर्ट का इमिग्रेशन को चेक करने और सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? विदेश मंत्रालय की, यानी नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की है। तो साहब वो आ कैसे जा रहे, और ये देह व्यापार के लिए लाया जा रहा है। वो लड़कियां कहती हैं कि उन्हें तो काम कराने के लिए लेके आया गया था, यहां ये कराने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो गैंग ये काम कर रहे हैं वो सरकार की इच्छा से कर रहे हैं कि यहां आके वो सेक्स रैकेट चलाएंगे। अब सेक्स रैकेट चलाता कौन? जब हम इसको चेक करते हैं तो याद करिए अंकिता भंडारी, जिस होटल में उससे स्पेशल सर्विस की बात की जा रही थी, कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता। अभी उत्तराखंड में 2 केस पकड़े गए सेक्स रैकेट के, और वो कौन थे उसके चलाने वाले? भाजपा के नेता। मध्य प्रदेश में सेक्स रैकेट के पकड़े गए, कौन था? भारतीय जनता पार्टी के नेता। और वाराणसी में पकड़ा गया, कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता। इसी तरीके से तमाम राज्यों में जो पकड़े गए हैं सेक्स रैकेट चलाने वाले या सेक्स के लिए एक्सप्लॉइट करने वाले, वो सब भाजपा के नेता। तो अब इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के नेता बांग्लादेश की भी लड़कियों को ला करके यहां एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं और उन्हें फंसाते हैं। यह स्थिति। तो यह बात भी सामने आ जाती है, यह बात भी सामने आ जाती है कि हम रोजगार नहीं देंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहां पर आके यही करें। तो इस तरह के धंधे हैं। और जब ये धंधे चल रहे हो तो आप सोचेंगे कि हाँ क्या है, इस देश को किस तरीके से बांटा जा रहा है। जैसे 370 को लेकर के नरेंद्र मोदी बार बार, तो 370 यदि गलत है तो 371 कैसे सही हो सकता है? 371 ए बी सी डी ई ये कैसे सही हो सकते हैं? तो इसी तरीके से तमाम राज्यों में तमाम तरह के नियम हैं। वो क्यों है? तो यानी आप सिर्फ साजिश करते और अधिकार आपका है। आतंकी हमले हो रहे हैं, 370 की बात कही थी। आज देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में और उधर, तो कैसे घुसपैठ हो रही है, कैसे ये सब हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शामिल। वो इसके लिए पाकिस्तान को क्यों नहीं आगाह करता है, पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़ता है? क्योंकि मिल के साजिश रची जा रही। सवाल कांग्रेस से करेंगे, अरे भाई जहां से आ रहा है उसको ताकीद कीजिए। आप गए तो थे जयशंकर, पाकिस्तान ही गए थे,
क्यों नहीं ये मुद्दे पे लड़े? नहीं लड़े, लेकिन यहां आके ये बोले। तो ये समझिए घुसपैठ कराने वाले, ये सारे धंधे करने वाले यही लोग। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जो अमेरिका के बॉर्डर पे पकड़े गए एक साल में 90,000 से अधिक लोग, उनमें 50% गुजराती थे जो अवैध तरीके से घुसपैठ करना चाह रहे थे। और एक आंकड़े के मुताबिक अभी वहां पर जो है पूरी 4.5 करोड़ की आबादी है अमेरिका में, लेकिन उसमें वास्तव में जो है करीब 5 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि घुसपैठिए और उन घुसपैठियों में 50% भारत के। और ट्रंप ने इसीलिए कहा उन्हें निकाल बाहर फेंकेंगे। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जब घुसपैठिए को कहते हैं गलत है तो वहां भी गलत, और फिर नुकसान किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। तो भारत में घुसपैठ ये कराएंगे, दूसरी जगह घुसपैठ करने के लिए काम ये करेंगे, इन्हीं के पोर्ट से, इन्हीं के एयरपोर्ट से जो अडानी अंबानी के हैं, उनके जरिए खेल होगा। और शायद इसीलिए अडानी भाजपा की सरकार बनाने के लिए जो खेल करता है उसका खुलासा किया अजीत पवार ने कि 2019 में जो शरद पवार के साथ मीटिंग करके उनको किस तरह से भाजपा में मिलवा दिया जाए, एनडीए में शामिल करा दिया जाए, इसकी साजिश रची थी। और उस मीटिंग में, भाजपा की मीटिंग में, सीनियर नेताओं की अमित शाह के साथ जो मीटिंग थी उसमें अडानी भी मौजूद था। यानी खेल को आप समझिए, तो ये खेल सारा अडानी अंबानी के लिए हो रहा है और ये उनकी सरकार है, उनके लिए काम करती है, आपके लिए नहीं। इसलिए संभल जाइए, जान लीजिए। जय